Hello everyone. Today this is our second session on C programming language, and in previous session we learned about what is language, what is the need of machine, and what is programming language. Okay, and in this lecture we are going to learn about types of programming language. आज हम हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप्स क्या होते हैं, जैसा कि आपने आपके प्रीवियस सेशन में कवर अप किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, है ना। तो उसी चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर अगर जाते हैं तो हम यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कि यार यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और यहाँ लिखा हुआ है बाइनरी लैंग्वेज दैट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी 3 टाइप्स की होती है ना। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 3 टाइप्स की होती है, जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे पहले आती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज दैट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही, है ना, आपकी बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्लासिफाई होती है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, या आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कुछ फंक्शनलिटीज की वजह से, बाइनरी लैंग्वेज को हम मेनली एज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, और असेंबली लैंग्वेज को हम इंडिविजुअली मतलब अलग से ही क्लासिफाई करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वन बाय वन हम देखते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, फिर असेंबली लैंग्वेज क्या होगी, और फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज की, तो ये बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज मतलब आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि यार इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। बाइनरी लैंग्वेज, as the name itself indicates, binary means by means two, and two means in the form of zeros and ones। यहाँ पर आप आपकी मशीन को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि अगर हम मशीन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली मशीन से डील नहीं कर सकते, है ना। मशीन से अगर मुझे डील करना रहेगा तो मुझे मशीन को इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन इंस्ट्रक्शंस पास करना रहेंगे। तो बाइनरी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आप आपकी मशीन से जीरो वन के फॉर्म में क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम अब बात करते हैं क्या मशीन अंडरस्टैंड करती है अगर जीरो वन, है ना। अगर आप बात करो यहाँ पर कि अगर मशीन आपकी अंडरस्टैंड करती है जीरो वन, और आप यहाँ पर मशीन को इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ जीरो वन, तो अब इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि यार अगर मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं कि फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो, और मैं अगर आपसे यहाँ पर इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कि यार यहाँ पर जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी, प्रोसेसिंग स्पीड लाइक क्या, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, है ना, आपने उसको फॉलो करे, या मैंने आपको कुछ बोला, है ना, और आपने उसको अंडरस्टैंड करा, है ना, और सिंपली अंडरस्टैंड करने के बाद में आपने क्या करा, उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म किया, मतलब उसे आपने प्रोसेस किया। तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। मशीन समझती है जीरो वन, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ जीरो वन, तो सिंपल सी बात है कि यार अगर मशीन जीरो वन समझ रही है, इंस्ट्रक्शंस भी हम जीरो वन के फॉर्म में दे रहे हैं, तो जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी आपकी मशीन की वो क्या होगी, यहाँ पर फास्ट होगी। ऑब्वियसली कि अगर प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है कि वो इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर रही है, तो उनको एग्जीक्यूट करने में लगने वाला जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं क्या मशीन तो जीरो वन अंडरस्टैंड करती है, मैंने इंस्ट्रक्शंस भी जीरो वन के फॉर्म में दिए हैं, तो क्या मुझे यहाँ पर किसी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है क्या। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो, मैं आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो क्या हम यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी टूल या कोई इंटरमीडिएटर लेकर आएंगे क्या, क्या मैं उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूँ फिर वो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है, आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो फिर वो मुझसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है, नहीं, है ना, ये ऐसा फ्रूटफुल नहीं है।
तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज के केस में आपको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मशीन जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रही है, आप उसको इंस्ट्रक्शंस भी उसी फॉर्म में दे रहे हो। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इट इज लेस एक्सपेंसिव। अब लेस एक्सपेंसिव मतलब, तो लेस एक्सपेंसिव के केस में आप ऐसा बोलोगे कि अगर यहाँ पर ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, अगर यहाँ पर ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली कि यार यहाँ पे जो ट्रांसलेटर के लिए लगने वाली जो कॉस्ट थी वो तो कम हो जाएगी, और अगर वो कम हो जाती है तो इस केस में आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, इट इज लेस एक्सपेंसिव। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि मशीन लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, आप एक बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लो, ठीक है, कि ये पॉइंट्स क्या है बाइनरी लैंग्वेज के। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो हमने कुछ एडवांटेजेस देखे बाइनरी लैंग्वेज के, तो अब अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ कि क्या करंट सिनेरियो में आप बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते हो क्या? क्या करंट सिनेरियो में आप बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते हो क्या? मतलब क्या आपने देखा होगा कि यार आपके फ्रेंड्स, है ना, या आपके सीनियर्स, है ना, या आपने किसी को भी प्रोग्रामिंग करते हुए देखा होगा, तो क्या वो 0101 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं क्या? 0101 के फॉर्म में प्रोग्रामिंग करते हैं क्या? नहीं। अब क्यों नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि अगर वो इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो अगर हम यहाँ पर अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेज के केस में मैं यहाँ पर आपको सिंपली एक एग्जांपल शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर मैंने सिंपली ऐसा लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर सिंपली एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, अब मैं सिंपली पूछता हूँ आपसे कि यार ये मैंने क्या लिखा है, तो आपका आंसर रहेगा हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ठीक है, मैंने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया। और अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, तो आप क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ओके, बट अब मैं अगर यहाँ पर सिंपली ऐसा कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिखा है ना, अब ये सब आपको दिख रहा है कि यार ये बाइनरी में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसे रिमूव कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, तो आपका आंसर रहेगा सर बाइनरी में लिखा था। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार किस सीक्वेंस में लिखा था, तो आप सीक्वेंस बता सकते हो क्या? सीक्वेंस बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। अब अगर आप यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बता सकते, तो सिंपल सी बात है, ये तो मुझे कुछ ड्रॉबैक लगा इसका, है ना। अब क्यों ड्रॉबैक लगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 0101, तो अब आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसका सीक्वेंस अगर आप ही मेमोराइज नहीं रख पा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार इन फ्यूचर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार यहाँ पे जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इंटरप्रेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो क्या आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, है ना, इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज के केस में मैं क्या बोलूंगा, तो डिसएडवांटेज के केस में यहाँ पर, है ना, डिसएडवांटेज के केस में आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, प्रोग्रामर्स आर नॉट एबल टू मेमोराइज कोड। प्रोग्रामर्स आर नॉट एबल टू मेमोराइज कोड, जो प्रोग्रामर है वो कोड को मेमोराइज नहीं रख पा रहे थे। क्या यहाँ पर जो मैंने 0101 के फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसे मेमोराइज नहीं रख पा रहा था, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अपडेशन इज डिफिकल्ट। अब अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं अपडेशन की, है ना, अब अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं अपडेशन की, तो अपडेशन के केस में मैं क्या बोलूंगा, तो अपडेशन के केस में मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि यार मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है हेलो यूजर, है ना। फिर से मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, हेलो यूजर। ठीक है,
ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो यूजर। अब इस केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो जैसा कि आपने यहाँ पर हेलो यूजर लिखा है, तो अब अगर मैंने यहाँ पर बोला क्या मुझे नीड है कि हेलो के प्लेस पे मुझे वेलकम लिखना है ना, हियर आई नीड टू राइट वेलकम यूजर। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेलकम यूजर की, तो वेलकम यूजर के केस में अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो वेलकम यूजर के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार मुझे यहाँ पर फिर से रिक्वायरमेंट लगेगी 0101 के फॉर्म में लिखने की। अब मुझे एक चीज ये बताओ, क्या मैं यहाँ पर ये जो बिट्स दे के रखी हुई है इसमें से कितने बिट्स हेलो के लिए रिमूव करूं, है ना, मतलब हेलो के लिए मैं कितने बिट्स यहाँ से क्या करूं, रिमूव करूं, और वो बिट्स रिमूव करके मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, वेलकम के लिए वो बिट्स प्लेस कर दूं। क्या यहाँ पर मुझे आप बता सकते हो डायरेक्टली कि यार हेलो के लिए यहाँ से कितने बिट्स रिमूव होगी और उस प्लेस पर वेलकम के लिए कितने बिट्स वहां पर प्लेस होगी? नहीं, डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे देखकर ही नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पर 101010 में जो आपका कॉम्बिनेशन है ना, 10101 में जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन में हेलो का कॉम्बिनेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपडेशन भी क्या है, डिफिकल्ट है। लाइकवाइज अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार अगर मैं यहाँ पर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा हूँ और ये इंस्ट्रक्शंस पास करने में, है ना, ये इंस्ट्रक्शंस पास करने में फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम आ गई मतलब कैसा, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार इन केस बग आ गया यहाँ पर, है ना, तो अब बग के केस में मैं क्या बोलूंगा कि यार अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर, है ना, कि यार यहाँ पर वो मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि यार यहाँ पर कोई बग है। तो अब इस केस में मुझे क्या करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे इसे डिबग करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब अगर मुझे यहाँ पर इसे डिबग करने की रिक्वायरमेंट रहेगी तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो 0101 का जो कॉम्बिनेशन है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मतलब कि यार सबसे पहले तो ये देखो कि यार यहाँ पर लिखा क्या था और किसकी वजह से एरर यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो। अगर अपन इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में मैंने बोला प्रोग्रामर्स आर नॉट एबल टू मेमोराइज कोड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अपडेशन इज डिफिकल्ट। थर्ड पॉइंट, debugging. Debugging means bug means error and debug means to resolve that error. तो यहाँ पर डिबगिंग भी मुझे क्या लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है। और सिंपल सी बात है कि यार ये तो मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। टाइम कंज्यूमिंग जॉब है मतलब कि अगर मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर आपको आपके फ्रेंड को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है, तो अब अगर आपको उस पर टेक्स्ट करना कि हेलो हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हेलो फ्रेंड हाउ आर यू को 0101 में कन्वर्ट करोगे और फिर 0101 का कॉम्बिनेशन उसे सेंड करोगे। फिर सामने वाला आपका फ्रेंड जो है वो आपको अगर टेक्स्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 0101, तब आप क्या करोगे, फिर 0101 को कन्वर्ट करोगे और फिर समझोगे कि अच्छा हाँ ये मेरे पास में रिप्लाई आया है। तो कहने का मतलब है कि यार ये क्या है, आपका टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये कुछ आपके पास में डिसएडवांटेजेस है आपकी बाइनरी लैंग्वेज की, जिसको देखते हुए आप आपकी फ्यूचर प्रोग्रामिंग, है ना, बाइनरी लैंग्वेज में डिजाइन नहीं करते हो। ठीक है, तो अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार ये तो मेरे लिए क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या मैं इसे लेकर, है ना, अपनी प्रोग्रामिंग को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो क्या इसको ओवरकम करते हुए, है ना, कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई है क्या? तो अगर हम बात करें कि यार ठीक है, यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज में 01 के फॉर्म में जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे उसे ओवरकम करते हुए अगर कोई न्यू लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई है तो वो लैंग्वेज है आपकी फिर असेंबली लैंग्वेज। अब अगर हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर एग्जिस्टेंस में आती है तो वो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए आती है। तब यहाँ पर ऐसे क्या लिमिटेशंस थे, तो यहाँ पर अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो आपने देखा था यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज में आप 01 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जो कि बिट कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है ना, आप ऐसा बोल सकते हो इजीली अपडेशन पॉसिबल नहीं था, है ना, डिबगिंग भी वहां पर क्या था, डिफिकल्ट था। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो असेंबली लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, तो ये असेंबली लैंग्वेज सिंपली यहाँ पर अपनी मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने लगी इन द फॉर्म ऑफ नेमोनिक्स कोड। अब ये नेमोनिक्स कोड मतलब क्या होते हैं, जहां पर एम क्या होता है आपका साइलेंट होता है ना, और ये नेमोनिक्स कोड में आप लिखते हो ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्सट्रैक्शन, MUL फॉर मल्टीप्लिकेशन, MOV फॉर मूविंग डेटा, CMP फॉर कंपेयरिंग डेटा, CPY फॉर कॉपिंग डेटा। ठीक है, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि यार यहाँ पर मैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐड सब मल मूव इंस्ट्रक्शंस देने लगा। बट अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, कि यार मेनली ये असेंबली लैंग्वेज
किस यूज में आती है। तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार मेनली जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है ये हम प्रोसेसर्स में यूज करते हैं। मेनली असेंबली लैंग्वेज का जो यूसेज है वो यूसेज है आपके प्रोसेसर्स में। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, अगर आप यहाँ पर ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्सट्रैक्शन ऐसे नेमोनिक कोड देते हो तो क्या यहाँ पर मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेती है क्या? नहीं, मशीन यहाँ पर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मशीन अंडरस्टैंड करती है 0 1। यहाँ पर आप दे रहे हो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स, तो फिर अब इस केस में क्या? तो इस केस में यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट लगेगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसलेटर की, तो अब ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? तो सिंपल सी बात है, ट्रांसलेटर एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, ट्रांसलेटर मींस ट्रांसलेट्स, है ना। अब क्या ट्रांसलेट करेगा? तो सोर्स कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर। यहाँ पर आप असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर का यूज कर कर अपने सोर्स कोड को कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे? आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि यार ऐसा कुछ यहाँ पे टास्क परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, फिर अब हमने ये भी देख लिया है कि यार असेंबली लैंग्वेज ने आपकी बाइनरी लैंग्वेज है ना, जो इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 आप पास कर रहे थे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए है ना नेमोनिक्स कोड के कंसेप्ट को एक लाइट में लेकर आया। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो एज अ डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज अ कहाँ यूज होती है, तो आप ऐसा बोलोगे कि असेंबली लैंग्वेज मेनली आपके प्रोसेसर्स में यूज होती है। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, अगर मुझे मेरे डे टू डे लाइफ के टास्क को परफॉर्म करना है ना, तो क्या उस केस में मैं एज असेंबली लैंग्वेज को यूज कर सकता हूँ क्या? कि अगर आपने कहीं देखा है क्या ऐसा कि यार आप आपके फ्रेंड्स हो गए या आपके कोई सीनियर्स हो गए, है ना, या एक्स वाई जेड कोई भी, कि यार वो करंट सिनेरियो में जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो ऐड, सब, एमओवी, सीएमपी लिखकर, है ना, इस टाइप से आपकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। वो एट प्रेजेंट एज असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब क्यों नहीं करते हैं? तो सिंपल सी बात है, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। अब डिसएडवांटेजेस होंगे तो वो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है असेंबली लैंग्वेज डिसएडवांटेज, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज। अब नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज मतलब क्या? तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि असेंबली लैंग्वेज के केस में मैंने क्या बोला था कि यार ये मेनली यूज की जाती है इन प्रोसेसर्स। तो यहाँ पर नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज मतलब कि ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है बिटवीन सीपीयू टू सीपीयू, है ना, सीपीयू टू सीपीयू ये ट्रांसफरेबल नहीं है। और पोर्टेबल मतलब क्या होता है? मूवेबल, है ना, जिसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो। जस्ट लाइक योर सेलफोन, है ना, योर सेलफोन इज अ पोर्टेबल डिवाइस, मीन्स यू कैन कैरी इट एनीवेयर, है ना, आप उसको कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हो। बट जो आपके घर पर आपका लैंडलाइन फोन होता है उसे आप हर कहीं पर कैरी कर नहीं ले जा सकते। तो इन द सेम वे आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज है। मतलब ये सीपीयू टू सीपीयू आपके ट्रांसफर इजीली नहीं हो सकती, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अब सिंपल सी बात है कि अगर ये सिस्टम टू सिस्टम अगर ट्रांसफर नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये मशीन डिपेंडेंट है। अब मशीन डिपेंडेंट है, क्यों मशीन डिपेंडेंट है? क्योंकि सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये असेंबली लैंग्वेज है ना, जो असेंबली लैंग्वेज है ये आपके प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है। प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है मतलब कैसे कि यार अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंटेल का जो प्रोसेसर आता है अगर उसका वर्जन चेंज हो गया, है ना, अगर उसका वर्जन चेंज हो गया या वर्जन अपडेट हो गया, तो उस केस में यहाँ पर आपकी असेंबली लैंग्वेज वर्क नहीं करेगी। फिर उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा? तो मुझे उसके लिए फिर से यहाँ पर कोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर अपन थर्ड पॉइंट की बात करें, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि वन लाइन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इन मल्टीपल लाइंस ऑफ मशीन कोड। ऑब्वियसली कि यार यहाँ पर अगर आप सिंपली अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स अगर देख रहे हो, है ना, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स अगर लिख रहे हो, तो उस केस में वो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स को मशीन में कन्वर्ट होने के लिए लाइंस ऑफ कोड, है ना, की रिक्वायरमेंट लगेगी। और यहाँ पर मशीन लैंग्वेज में वो लाइंस ऑफ कोड आपकी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। सेम अब यहाँ पर आपका कन्वर्जन होगा
और इनिशियल लेवल पर फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर ट्रांसलेटर यूज कर रहे हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, जो कि क्या करेगा, आपकी एक लाइन ऑफ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मल्टीपल लाइंस ऑफ मशीन कोड में। ठीक है, तो इसको देखते हुए आप क्या बोल सकते हो कि यार ये तो मेरे पास में कुछ डिसएडवांटेजेस है, और अगर मुझे यहाँ पर कोई बोलता है कि मुझे यहाँ पर प्रोग्राम डेवलप करना है असेंबली लैंग्वेज में, तो मैं सिंपली इसको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसके डिसएडवांटेजेस है वो मेरे प्रोग्रामिंग को सूट नहीं करेंगे। तो फिर अब क्या, तो क्या इसको ओवरकम करते हुए कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई होगी क्या? हाँ, अब अगर अपन बात करें कि यार इसको ओवरलैप करते हुए जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली कोई सी भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आती है तो वो प्रीवियस लैंग्वेज के लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए ही आती है, प्रीवियस लैंग्वेज के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए ही आती है। तो अब वो क्या लिमिटेशन था, वो क्या ड्रॉबैक था जो हाई लेवल लैंग्वेज ने ओवरकम किया है? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज मतलब आप क्या बोल सकते हो, मूवेबल लैंग्वेज। मूवेबल लैंग्वेज मतलब आप क्या बोल सकते हो, तो जिसको आप सिस्टम टू सिस्टम क्या कर सकते हो, कैरी करके ले जा सकते हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं सिस्टम टू सिस्टम कैरी अगर कर सकता हूँ तो उस केस में ये क्या होगी, आपकी मशीन इंडिपेंडेंट, है ना, ये क्या होगी आपकी मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया मुझे। अब अगर हम बात करते हैं कि यार हाई लेवल लैंग्वेज में और ऐसे क्या फंक्शनलिटी है या और ऐसे क्या प्लस पॉइंट्स है कि जो कि प्रेफरेबल है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे, बाइनरी में आपने देखा था इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, असेंबली में आपने देखा इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स। बट उसको भी अगर और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आप ऐसा बोलोगे, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो किस में दोगे, आपके इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में दोगे। अब इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में अगर आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो ऑब्वियसली क्या ये थोड़ा सा इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा प्रोग्रामर के लिए, डेवलपर के लिए कोड करना, है ना। अब जैसे कि अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से मर्ज अप करूं, तो रियल लाइफ एग्जांपल के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जैसे आपने 11th-12th में इंग्लिश का पेपर दिया था, है ना, तो अब वहां पर आपके पास में क्वेश्चन आता है करेक्ट द सेंटेंस। अब वो जो सेंटेंस आता है वो तो 99.99% ऐसा रहता है जो कि अनरीडेबल रहता है ना, कि पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ होता है ना, बट स्टिल, है ना, आप उसे क्या कर देते हो, वहां पर करेक्ट कर देते हो, है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर उसकी फाइंड आउट कर लिया आपने तो आप उसको रिप्लेस कर देते हो आपके करेक्ट वन से। इन द सेम वे कि अगर यहाँ पर भी मैं इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो अगर इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है तो मैं इजीली उसको अपडेट कर सकता हूँ, इजीली मैं उसे डिबग कर सकता हूँ एज कंपेयर टू द अबाउट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब बात फिर से घूम फिर कर आ जाती है कि बाइनरी के केस में तो ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट थी नहीं, असेंबली लैंग्वेज के केस में आपको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट लगी, तो क्या हाई लेवल लैंग्वेज में आपको किसी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट लगेगी क्या? तो द आंसर इज यस, है ना, यहाँ पर आपको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट लगेगी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ट्रांसलेटर की, तो ट्रांसलेटर के केस में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं एज अ ट्रांसलेटर। ठीक है, अब ये कंपाइलर और ये इंटरप्रेटर करेंगे क्या, तो कन्वर्ट सोर्स कोड, है ना, ये क्या करेंगे, आपके कन्वर्ट करेंगे आपके सोर्स कोड को जो कि लिखा हुआ है किसमें, आपके हाई लेवल लैंग्वेज में, और किस किस में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको कन्वर्ट करेंगे आपके मशीन कोड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या दिख रखा है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर। अब फिर आपके पास में एक क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, तो वहां पर तो आपने एक ही ट्रांसलेटर का यूज किया था, बट हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपने दो ट्रांसलेटर का क्यों यूज किया है? तो सिंपल सी बात है कि अगर आप दो ट्रांसलेटर यूज कर रहे हो तो इसकी फंक्शनलिटी भी अलग अलग होगी। ठीक है, और अगर हम फंक्शनलिटी की बात करें तो उसी के साथ में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यार हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज तो आएगी नहीं, आपके पास में बहुत सारी लैंग्वेजेस आ सकती है, और वो जो बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है तो उसमें कुछ लैंग्वेज आपके कंपाइलर का यूज करती है, कुछ लैंग्वेज आपके इंटरप्रेटर का लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करती है, और कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कि आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है ना, अगर मैं बात करूं कि अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, है ना, कि यहाँ पे ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, तो देखते हैं हम यहाँ पर।
ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, ठीक, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, कंपाइलर कंपाइल्स होल कोड एट अ टाइम। कंपाइलर करता क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे, कंपाइलर कंपाइल्स होल कोड एट अ टाइम। ठीक है, एंड जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ एरर इफ एनी। है ना, ये क्या करता है कंपाइलर, तो कंपाइलर कंपाइल्स करता है पूरे कोड को एक ही बार में और जनरेट कर देता है क्या, लिस्ट ऑफ एरर इफ एनी, कि अगर यहाँ पर कोई एरर होती है तो वो उन एरर्स की लिस्ट जनरेट कर देता है। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर अब क्या करता है, तो इंटरप्रेटर के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, इंटरप्रेटर इंटरप्रीट्स कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इंटरप्रीट्स कोड लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन कोड को क्या करेगा, इंटरप्रीट करेगा। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन इंटरप्रीट करेगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो लाइन बाय लाइन के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार इन केस अगर कोई स्पेसिफिक लाइन में अगर एरर है ना, अब ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन इंटरप्रीट करेगा, लाइक ऐसे कुछ, है ना, क्या फर्स्ट लाइन इंटरप्रीट करी, फिर सेकंड लाइन इंटरप्रीट करी, फिर थर्ड लाइन इंटरप्रीट करी। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा है कि यार अगर फर्स्ट लाइन करेक्ट है तो ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगा। सेकेंड लाइन अगर करेक्ट है, ठीक है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इन केस अगर थर्ड लाइन में कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो वो तब तक वहीं रहेगा, है ना, जब तक कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बट इन केस अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाइलर की, तो कंपाइलर की केस में आप क्या बोलोगे, कि अगर मैंने बोला कि यार ये मेरे पास मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, और ये प्रोग्राम में अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मेरे पास में ये प्रोग्राम है, मेरे कोड्स है ना, तो अब ये कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरे कोड को एट ए टाइम, है ना, एक ही बार में क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा। और कंपाइल करने के बाद में या तो बता देगा कि यार वो सक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुली कंपाइल, है ना, या तो वो बता देगा सक्सेसफुली कंपाइल, या फिर वो क्या दे देगा, और एरर लिस्ट। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि या तो ये वो बता देगा सक्सेसफुली कंपाइल्ड है, या फिर वो एरर लिस्ट दे देगा। अब सिंपल सी बात है कि यार ये एट अ टाइम एक बार में ही पूरे कोड को अगर कंपाइल कर रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, प्रोसेसिंग स्पीड इज फास्ट। यहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, वेयर एज एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस, और एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा इसका यहाँ पर, कम होगा। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। वहीं अगर मैंने बात करी इंटरप्रेटर के केस में, कि यार इंटरप्रेटर के केस में अगर लाइन बाय लाइन अगर कोड इंटरप्रीट हो रहा है, तो प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी यहाँ पर, स्लो, वेयर एज एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर, एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर कि कंपाइलर एक बार कोड को कंपाइल करने के बाद में, है ना, विदाउट मॉडिफिकेशन उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर देता है, रन कर देता है ना। और वहीं अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर के केस में ये होता है कि अगर आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स आपके कोड को रन करना है, इंटरप्रीट करना है, तो वो हर बार क्या करता है, इंटरप्रीट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके सामने डिफरेंस देके रखे हुए हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, जिसमें आपने यहाँ पर क्या डिस्कस करे हैं, तो यहाँ पर आपने डिस्कस किया है सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, फिर आपने डिस्कस किया ये आपका सेकेंड पॉइंट, और ये फिर आपने डिस्कस किया है यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो उसी के साथ में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर हमने कंपाइलर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, फिर यहाँ पर हमने इंटरप्रेटर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। अगर हम बात करें कि यार ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंपाइलर यूज करती है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जो कि आपकी कंपाइलर यूज करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर के केस में आप ऐसा बोल सकते हो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जो कि आपका इंटरप्रेटर यूज करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे मेंशन कर देता हूँ एग्जाम्पल, आप बोलोगे सी हो गई, फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इंटरप्रेटर के केस में, तो इंटरप्रेटर के केस में आप ऐसा बोलोगे यहाँ पर पर्ल। ठीक है, फिर आप ऐसा बोल सकते हो पाइथन,
ठीक है। फिर वहीं अगर अपन बात करें ऐसी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज जो दोनों का यूज करती है, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपका कंपाइलर भी यूज करती है और इंटरप्रेटर भी यूज करती है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि यार हमने हमारे इस सेशन में आज क्या पढ़ा है, तो आज इस सेशन में आपने कवर करा है टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपने देखा है बाइनरी लैंग्वेज के बाद में फिर आपने देखा है यहाँ पर आपकी असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज के बाद में फिर आपने देखा है यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसी के साथ में आपने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन देखा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं अपन इसके आगे का अपने नेक्स्ट सेशन में।